Hello student, good evening to all. Now start your chemistry. और मैंने आपको कल आइस ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बताया था, मोलिकन्स आइस ड्रॉप, ठीक है। तो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताया और आइस ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बताया, ओके। चलो, तो इसके बाद हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो राइट डाउन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, राइट डाउन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसका निकला discovery of neutron. Write down discovery of neutron. Discovery of न्यूट्रॉन। इसमें पहले हम पॉइंट्स लिखते हैं, इसके बाद हम चीजें समझते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, द मास ऑफ एन एटम, the mass of an atom is mainly, the mass of an atom is mainly concentrated in its nucleus, in its nucleus. The nucleus contain only proton, उस टाइम पे लोग ये सोच रहे थे कि न्यूक्लियस केवल प्रोटॉन है, बट another type of particles, called neutron. These particles were discovered by James Chadwick in 1932. नेक्स्ट पॉइंट है, ही बम्बारमेंट ए थिन फॉइल ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का एक थिन फॉइल था, जैसे सिल्वर फॉइल वगैरह होते हैं, वैसे बेरिलियम का एक थिन फॉइल था, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट कराया गया एंड ऑब्जर्व्ड दैट electrically neutral particles having
a mass slightly greater than that of proton emitted. These particles having high penetration power. उसने बेरिलियम को 4 और 9 प्लस हीलियम, जिसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल्स, इसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट कराया गया और ये बना C6 और H12 प्लस यहां से निकला 0 चार्ज मास 1. These neutral particles were found have mass of 1.675 into 10 to power minus 27 kg. were named neutron and denoted by N01. A neutron is a fundamental particles. Neutron is a fundamental particles of a atom present in the nuclei of all atom except hydrogen and protium. हाइड्रोजन और प्रोटियम. being unstable, neutron decay half-life time is 20 मिनट. चलो इसको हम पहले आप राइट डाउन कर लो, फिर हम इस चीज को समझते हैं कि एक्चुअली में जेम्स चैडविक ने क्या किया. तो जेम्स चैडविक कोई उसको नॉर्मली जो है उसने जो एक्सपेरिमेंट सेटअप किया उसने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे किया. तो देखो यहां ध्यान से, देखो आप, यहां से मैंने लिखवाया था, राइट डाउन करते हैं, यहां से टीच करते हैं आपको. द मास ऑफ एन एटम, पहले अब लिखना छोड़ दो, अभी समझ लो. द मास ऑफ एन एटम इज मेनली कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस. आप जानते हो अभी के टाइम, जब के टाइम तो लोगों को पता नहीं था कि मास एटम का कहाँ होता है.
लोगों के टाइम ये भी नॉलेज नहीं था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सर्च हो गया था, न्यूट्रॉन मालूम ही नहीं था। आज के टाइम तो हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन होता भी है, और वो न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस। तो आज के टाइम में अगर हम स्टडी कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं तो इस बात को हमें वाकिफ है कि एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर मास क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, और वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास लिया जाता है। वही मास उस एटम के मास को डिसाइड करता है। बरोबर है क्या? जैसे हम एग्जांपल लेगा सोडियम का मास होता है 23, तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 12 न्यूट्रॉन है। यही दोनों मिलके 23 मास को बताते हैं। लेकिन आज के टाइम हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मालूम है, तब के लोगों के टाइम में ये भी नहीं मालूम था कि सोडियम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो मालूम चल गया था, न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, द न्यूक्लियस कंटेन ओनली प्रोटॉन। तब लोगों को लगता था केवल न्यूक्लियस प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में है, बट अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये सब पोजीशन कहाँ है ये हम रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस कंसंट्रेट ओनली प्रोटॉन बट दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन। एक अलग टाइप का ही पार्टिकल्स न्यूक्लियस में होता है जो आज हम जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। ये हमने एक्सपेरिमेंट करने के पहले चीजें लिखा है। ये 2 पॉइंट जो है वो हमने एक्सपेरिमेंट करने के पहले लिखा है कि न्यूक्लियस जो एटम का मेन जो मास होता है वो कहाँ कंसंट्रेट होता है, न्यूक्लियस में, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तो न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन ही नहीं रहता है, न्यूट्रॉन भी होता है जो कि चार्जलेस होता है, इसमें चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होता है, इस पे चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज पार्टिकल्स डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का सर्च किया था 1932 में। उसने किया क्या, एक उसने जैसे आज के टाइम हम जो रैप करते हैं खाना वगैरह, एल्युमिनियम सिल्वर वगैरह का रैपिंग जो करते हैं, उसी तरह से उसने एक बेरिलियम का एक शीट लिया, फॉइल लिया, जो आज के टाइम में हम सिल्वर फॉइल वगैरह यूज करते हैं फूड को रैप करने के लिए। तो उसने बेरिलियम का एक फॉइल लिया, वो पतला एक फॉइल लिया, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया। हाई स्पीड से उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट कराया। यानी जेम्स चैडविक यहां से अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। तो उसने क्या देखा कि एक बेरिलियम लिया, बेरिलियम के एक थिन फॉइल लिया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट कराया। कराने के बाद क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास, एक उसके अंदर पार्टिकल्स निकला। जैसे इस बेरिलियम के फॉइल पे जब ये अल्फा पार्टिकल टकरा रहे थे तो प्रोडक्ट में ये कुछ बन रहा था कार्बन 6, और एक उसको पार्टिकल्स नजर आ रहा था। तो ये अल्फा पार्टिकल जो है वो आपको हीलियम को बोला जाता है। तो आगे चल के क्या होगा, ये मास में 2 का इंक्रीमेंट हो जाता है। जब अल्फा पार्टिकल इससे टकराता है तो 4 + 2 6 बन जाता है। ठीक है, और यहां पर 9 + 4 13 होना चाहिए, लेकिन कार्बन का मास 12 ही होता है। तो एक यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए एक पार्टिकल्स वहां से निकलता है। बराबर है क्या? तो यहां पर 6 प्रोटॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन होता है कार्बन के अंदर। लेकिन बेरिलियम में जब ये टकरा रहा था तो 9 और 4 13 होना चाहिए था, और कार्बन का मास यहाँ 13 नहीं है, यहाँ 12 है। तो इसको ऑब्जर्व किया तो एक पार्टिकल्स यहां से निकला जो 12 + 1 13 हो रहा था। तो ये 9 + 4 13 और 12 + 1 13, ये 4 + 2 6, और ये चार्ज है। तो चार्ज नहीं था, चार्ज कितना था, 0, तो चार्जलेस। तो जब इसको बम्बार्डमेंट कराया तो उसको एक पार्टिकल्स नजर आया। जब बैलेंस, ये पूरा बैलेंस्ड है, जब बैलेंस करके देखा तो एक पार्टिकल्स नजर आया, क्योंकि ये 4 + 2 तो 6 बन गया था, और 9 + 4 13 बनना था, तो 12 भी बना है। तो यहाँ पर एक मास है, तो उसने एक पार्टिकल्स बताया, और इस पार्टिकल्स को बोला कि इस पर चार्ज 0 है, क्योंकि चार्ज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर है इसके अंदर। तो ये 4 + 2 6 है, तो ये 0 हो गया है, तो चार्जेस नहीं है। लेकिन 9 + 1 13 होना चाहिए, तो यहाँ 12 ही है, यहाँ 1 हो गया, इसके पास मास है 1 यूनिट मास है इसका। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने ये देखा कि मास थोड़ा सा स्लाइटली क्या है, ज्यादा है। ठीक है,
तो यहां से करने के बाद दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स वाज फाउंड, न्यूट्रल पार्टिकल्स ये चार्ज लेस है, जो इसके बाद में इस मालूम चला कि इस पे जो मास है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg है, अप्रोक्स प्रोटॉन के बराबर है। अगर हम यूनिट में बात करें तो 1 यूनिट एमयू में लेंगे, एटॉमिक मास यूनिट 1 यूनिट में लेंगे, ठीक है। जो इसको बाद में न्यूट्रॉन्स के नाम से बोला गया, जिसको डिनोटेड बाई n0 और 1, ये मास को भी बता रहा है और ये चार्ज को बता रहा है। ए न्यूट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई। हालांकि इसको मालूम नहीं था कि न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ लिखा गया है। लेकिन जेम्स चैडविक को मालूम नहीं था कि ये न्यूक्लियाई में है। ऑल द एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन और प्रोटियम। आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन को प्रोटियम के नाम से भी जानते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम बोलो या हाइड्रोजन बोलो, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। अभी तक जो 118 एलिमेंट सर्च हुआ है उसमें हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, बाकी सबके पास न्यूट्रॉन होता है। तो इस तरह से जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया बेरिलियम के ऊपर, अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट करा के उसको एक पार्टिकल्स नजर आया और उस पार्टिकल्स का नाम दिया उसने न्यूट्रॉन। वेयर डिड कार्बन कम? ये जो कार्बन आता है, अभी क्या है, थोड़ा सा आप आगे पढ़ोगे तो जब अल्फा बीटा गामा, ठीक है, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ये कार्बन कहां से आ गया? एक्चुअली जब आप 11th क्लास में आओगे, 12th क्लास में, तो ये एक आपका चैप्टर आएगा जिसमें कि अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को निकाला जाता है। तो उसको मैं बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूं, तो वहां से समझ में आता है। यहां से बैलेंस करके देखो, 4 + 2 6 होता है। तो 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है? 6 होता है कार्बन का। तो वही कार्बन को वहां से बन जाता है, दोनों मिलके जब उससे अल्फा पार्टिकल्स टकराता है तो कार्बन का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में यही सब होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में यही सब होता है। अगर ये इससे जाके टकराया है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में
लिख लिया आप। तो एक चीज को यहाँ पे समझना आप, जैसे अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो हालांकि ये हायर क्लास में हम पढ़ेंगे अभी कि अल्फा पार्टिकल्स, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स। आपको इस चीज का तो नॉलेज होगा कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से अल्फा, बीटा, गामा, ये सब रेडिएशन क्या होता है, इमिट होता है। अल्फा, बीटा, गामा ये सब रेडिएशन बाहर निकलते हैं। जैसे एग्जांपल यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सीजियम भी लिखवाया मैंने, फ्रेंसियम भी लिखवाया मैंने, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रोमीथियम भी लिखवाया, एक्टेनाइड सीरीज, एक्टेनाइड सीरीज। अगर हम बात करें रेडॉन, रेडॉन इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव। तो इनमें से अल्फा, बीटा, गामा निकलते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अल्फा, गामा, बीटा निकलता है तो इफेक्ट क्या पड़ता है। हालांकि हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो अल्फा पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है। अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली में हीलियम होता है, हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल्स बोला गया है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है जो हमने कैथोड रे पढ़ाया था, उसमें जो पार्टिकल्स था उस पार्टिकल्स का नाम हमने क्या दिया था कैथोड रे में। कैथोड रे में हमने पार्टिकल्स का नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन। इस पार्टिकल का नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन। अब एनोड रे में, एनोड रे में हालांकि हम इस पार्टिकल्स में हमने नाम क्या दिया था, प्रोटॉन, ठीक है। सनलाइट में, सनलाइट में हमने उस पार्टिकल्स का नाम क्या बोलते हैं, फोटॉन। उसी तरह से जो पार्टिकल्स है वो अल्फा, अल्फा रे या उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स को हीलियम से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो, उसका जो मास होता है वो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट मास होता है। यानी अल्फा पार्टिकल्स बोलो या अल्फा रे जो है, अल्फा पार्टिकल्स के अंदर उसका मास जो है वो 2 यूनिट होता है, सॉरी चार्ज जो होता है 2 यूनिट होता है और मास जो होता है 4 यूनिट होता है। इसीलिए 2 यूनिट चार्ज और 4 यूनिट मास जो है वो हम हीलियम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम से बताया गया है। अच्छा, इसका इफेक्ट कैसे देखने को मिलते हैं, व्हेन एटम इमिट अल्फा पार्टिकल्स। एटम बोले तो रेडियो एक्टिव, अगर रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता है देन एटॉमिक मास डिक्रीज टू, सॉरी यहां पर एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 यूनिट, बाय 2 यूनिट एंड उल्टा हो गया, एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4 यूनिट, एटॉमिक मास विल डिक्रीज बाय 4 यूनिट, ठीक है। एक एग्जांपल हम देखते हैं। अगर मान लो यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 और मास होता है 232, ठीक है। अब यहां पर अल्फा पार्टिकल्स निकलता हुआ दिखाया गया है, तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा इसके चार्ज में, यानी कि 2 यूनिट मास की कमी हो जाएगी, तो यहां 90 हो जाएगा। अब हमें एटॉमिक नंबर 90 ढूंढना पड़ेगा कि 90 किसका होता है, तो हम ढूंढेंगे तो मालूम चलेगा थोरियम का होता है। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है और यहाँ मास में 4 की कमी आ जाएगी, तो 234 यहाँ मास की डिक्रीमेंट आ गया, तो थोरियम का मास भी 234 ही होता है, बरोबर है। तो इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स, तो यहां पर हमने आपको जो पढ़ाया वो यही पढ़ाया। बेरिलियम में, बेरिलियम में क्या था, इसका बेरिलियम का मास कितना था, एटॉमिक नंबर 4 था, और यहाँ क्या था, बेरिलियम का एटॉमिक मास जो एटॉमिक नंबर जो था वो 4 था और यहाँ पर 9 था। अब इसमें अल्फा पार्टिकल्स जो है हीलियम, ठीक है, इसमें हीलियम जो है यानी अल्फा पार्टिकल्स इसमें निकला नहीं, इसमें अटैच हुआ है।
यहां तो हमने माइनस से दिखाया है ना, यहां हमने प्लस से दिखाया है, यानी अल्फा पार्टिकल्स इसके अंदर इंटर, यहां इमिट नहीं हुआ है, यहां एब्जॉर्ब हुआ है। तो हियर अल्फा पार्टिकल्स विल इमिट और हियर अल्फा पार्टिकल्स विल एब्जॉर्ब। तो 4 + 2 मास में अगर इमिट होगा तो मास में 2 की कमी आएगी, अगर एब्जॉर्ब होगा तो मास में 2 बढ़ जाएगा। अब 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 6, सॉरी एटॉमिक नंबर में। तो एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, कार्बन का। और कार्बन का तब हम जानते थे कि मास कितना होता है 12, तो यहाँ 9 + 4 13 होना चाहिए। तो इसमें से एक पार्टिकल्स कौन सा है जो इसके ये इक्विवेलेंट इक्वल बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो उसीलिए उस पार्टिकल्स को नाम, चार्ज तो 0 हो ही गया, मास में अब 12 + 1 13 और ये 9 + 4 13, 4 + 2 6 और ये 0, तो इसी पार्टिकल्स को नाम बोल दिया गया दिस वन इज प्रोटॉन। इसका नाम रखा गया अल्फा। उस अल्फा जैसे यहां पर कैथोड में जो पार्टिकल्स होता है उस पार्टिकल्स को हमने नाम रखा इलेक्ट्रॉन। एनोड रे में जो पार्टिकल्स होता है उसका नाम रखा हमने प्रोटॉन। सनलाइट में जो पार्टिकल्स होता है उसका नाम रखा हमने फोटोन। उसी तरह से अल्फा जो पार्टिकल्स है, अल्फा जो रेडिएशन है, उसका जो मास है और उसका जो चार्ज है वो हीलियम के बराबर होता है, इसीलिए उसका रिप्रेजेंटेशन हीलियम से करते हैं। ठीक है, तो उसको हम सिमिलरिटी दिखा देते हैं हीलियम के साथ। तो ये होता है अल्फा पार्टिकल्स। बराबर है, तो ये होता है आपका अल्फा पार्टिकल्स। नेक्स्ट ध्यान देना, बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स जो होता है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा -1 और 0, यानी बीटा पार्टिकल्स में मास नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें होता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और होता है 0 मास, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और 0 मास। तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन बीटा पार्टिकल्स विल emit from an atom, then atomic number will increase by 1 यूनिट। इसमें जो चार्ज है वो 1 यूनिट बढ़ जाता है, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, और एटॉमिक मास रिमेन सेम। तो ये बीटा पार्टिकल्स के लिए बोला गया है। अगर हम बात करें गामा पार्टिकल्स, तो गामा पार्टिकल्स को जो है वो 0 और 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इस पे चार्ज भी नहीं है, मास भी नहीं है। तो इस पे 0 चार्ज और 0 चार्ज और 0 क्या होगा, मास। यानी अगर ये इमिट होता है तो इसके एटॉमिक मास में और एटॉमिक नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर यहां हम थोरियम से बीटा पार्टिकल्स निकाले तो आप बताओ मेरे को यहां एक्स क्या बनेगा। थोरियम से अगर हम बीटा पार्टिकल्स को निकालेंगे तो मुझे पीरियोडिक टेबल भी देख के बताओ कि क्या बनेगा। तो एटॉमिक नंबर बताओ क्या होगा, एक्स क्या होगा, वो कौन सा एटम होगा। अगर यहां से थोरियम से बीटा पार्टिकल्स निकलेगा तो कौन सा, उसका नाम बताओ, 234। तो यहां बीटा पार्टिकल्स निकलेगा तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 91, और मास कितना रह जाएगा 234। तो बताओ
91 एटॉमिक नंबर किसका होता है? Pa का होता है। Pa का मास उतना ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो आप मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? दिस वन इज कॉल्ड आइसोबार। अगर आप पढ़े हो तो बेटर है, अदरवाइज मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगा। दिस वन इज कॉल्ड आइसोबार, जिसका मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, दैट इज नोन एज आइसोबार। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां से अगर आप बीटा पार्टिकल्स निकालोगे तो क्या बनेगा? बीटा पार्टिकल्स निकालोगे तो यहां y बना, y का बताओ y क्या होगा? y क्या होगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ y? व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? y का वैल्यू क्या होगा? तो बीटा पार्टिकल्स निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 92 हो जाएगा, एक का इंक्रीमेंट होगा, होगा ना? और मास कितना रह जाएगा? 234 ही रह जाएगा। अब बताओ एटॉमिक नंबर 92 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 92 किसका होता है? तो एटॉमिक नंबर 92 किसका होता है? यूरेनियम का ही होता है, यूरेनियम का होता है ना? तो ये यूरेनियम का, अगर मैं यहाँ A लिखूं और यहाँ B लिखूं, यहाँ C लिखूं और यहाँ D लिखूं, तो मुझे बताओ A और D में क्या रिलेशन है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A एंड D? तो दिस वन इज, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बस मास डिफरेंट है। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A एंड B? A एंड D, तो बोथ आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। यही बोलेंगे ना, आइसोटॉप्स। तो रिलेशन बिटवीन A एंड D इज आइसोटॉप्स। अब मुझे बताओ C और D में क्या रिलेशन है? अच्छा पहले ये बताओ B और C में क्या रिलेशन है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन B एंड C? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन B एंड C? आइसोबार, करेक्ट, आइसोबार। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन C एंड D? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन C एंड D? C एंड D में क्या रिलेशन है? दैट इज ऑल्सो आइसोबार। आइसोबार का डिफिनेशन क्या होता है? एटॉमिक मास सेम और डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो C और D में भी रिलेशन क्या होगा? आइसोबार का, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास सेम है। तो मुझे बताओ कि B और D में क्या रिलेशन है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन B एंड D? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन B एंड D? आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स आगे पढ़ा दूंगा मैं अभी। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन B एंड D? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन B एंड D? तो ये इसके आइसोबार है, ये इसको आइसोबार है, तो ये क्या होगा? आइसोबार ही होगा, होगा ना, क्योंकि मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड आइसोबार। हाँ, क्या पूछे? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का अगर डिफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हो, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। लिख लो आइसोटोन्स का डिफिनेशन। आइसोटॉप्स जानते हो ना आप? आइसोटॉप्स, आइसोबार जानते हो। आइसोटोन्स अगर जानना है तो लिख लो, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अगर सेम है तो हम उसको आइसोटोन्स के नाम से जानते हैं। आइसोटॉप्स जानते होगे आप? आइसोटॉप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे बताओ A और D क्या है? A और D बोथ आर आइसोटॉप्स, है ना? तो आइसोटॉप्स का डिफिनेशन क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास अलग अलग हो। जैसे आप पढ़े होगे हाइड्रोजन H11, H12, H13, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, पढ़े ना? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। तो दिस वन इज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स अगर आपको नहीं आते हो तो अलग से मैं क्लास में टीच कर दूंगा, ठीक है? अगर आप जानते हो तो बेटर है।
तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड डी? तो atomic number will same and mass will different. Here uranium 238 and here uranium is 234. So relation between A and D is isotopes. Okay, and what is relation between B and C? Atomic number is different but mass is same. If different element, atomic number will be different but mass will be same, that is known as isobar. What is relation between B and C? Atomic number will be different but mass will be same, then that is called isobar. What is relation between B and D? Atomic number will be different but atomic mass will be same, isobar. Okay now, which one is called isotones? Same number of neutron, same number of neutron उसको हम बोलते हैं तो अगर आप डिफिनेशन आइसोटोन्स का समझ में आ गया। अगर आप आइसोटोन्स का एग्जांपल चाहते हो कि आइसोटोन्स का एग्जांपल क्या है, तो C612 और O8 और ये 16। अब मुझे बताओ यहाँ न्यूट्रॉन कितना है? तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 12 माइनस 6 कितना आ गया? 8। और यहाँ न्यूट्रॉन कितना होगा? यहाँ न्यूट्रॉन कितना होगा? 16 माइनस 8 कितना आ गया? 8। तो न्यूट्रॉन्स आर सेम। तो हियर दैट इज, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? आइसोटोन्स का। तो दिस वन इज एग्जांपल ऑफ आइसोटोन्स। C6 and O8 is known as isotones to each other, which neutrons will be equal same. Isobar atomic different element, लिख लेना। आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट, तो डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा 100%, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट का कभी एटॉमिक नंबर तो सेम हो नहीं सकता है। तो डिफरेंट एलिमेंट, आगे लिख लो, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अगर दोनों में से कोई एक बात भी बोले तो चलता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर मतलब डिफरेंट एटम तो होना तय है। तो डिफरेंट एटम हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, but same atomic mass। आइसोटॉप्स मालूम है ना? आइसोटॉप्स सेम एलिमेंट, यानी एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास। अब आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर और डिफरेंट होना है, बट सेम एटॉमिक मास। और आइसोटोन्स क्या है? सिंपल सा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी सेम। तो न्यूट्रॉन विल बी सेम, देन इट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। एग्जांपल C12, C612, O6, 16। Here neutron is 6 or here neutron is 8 and here neutron is 8. Both neutron are same, then both are called isotones. आइसोडाइपर्स भी होते हैं, बहुत सारे होता है। आइसोडाइपर होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, आइसो स्टर होता है, आइसोमर होता है, तो बहुत सारे रिलेशन होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपको क्या टीच कर रहे थे? बेरिलियम वाला। तो बेरिलियम वाला जब हम टीच कर रहे थे तो अब आपको समझ में आया होगा कि अगर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास, अगर इसमें अल्फा पार्टिकल्स को मर्ज कर दिया जाए, ऐड कर दिया, इमिट नहीं करना है, एब्जॉर्ब करवाना है, यानी हम अल्फा पार्टिकल्स को हम यहाँ हीलियम से भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करोगे? ठीक है, अब 4 + 2 क्या होगा? 6। तो 6 किसका होता है? कार्बन का। तो कार्बन का मास कितना होता है? 12। अब 9 + 4 कितना हो गया? 13। यहाँ 12 ही आ रहा है, 12 ही आ रहा है। इसका मतलब एक कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसा पार्टिकल है जो बैलेंस करने वाला होगा, इसीलिए बैलेंस कर दिया गया। तब 12 + 1 13 और 9 + 4 13।
तो इसी पार्टिकल्स को नाम क्या रख दिया गया, न्यूट्रॉन। तो ये अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्डमेंट कराया। तो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स आपको याद हो गया। गामा पार्टिकल्स पे चार्ज नहीं होता, गामा पार्टिकल्स इज चार्जलेस और मासलेस। गामा पार्टिकल्स इज चार्जलेस और मासलेस। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम को बोला जाता है, और बीटा पार्टिकल्स में -1 और 0। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल्स में एटॉमिक नंबर का 1 का इंक्रीमेंट होगा, मास में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से यूरेनियम में जब इमिट होता है तो आपसे रिलेशन पूछा जाता है। तो आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रॉन्स, ये सब क्लियर हो गए। यहां पर थोड़ा करेक्शन करना है, यहां पर कार्बन 12 नहीं लेना है, या कार्बन 14 लेना है। ठीक है, कार्बन यहां हम 14 लेंगे, 12 नहीं लेंगे। कार्बन का भी आइसोटॉप्स होता है, C12 और C14 भी होता है, तो हम यहाँ C14 वाला लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 - 6, ये 8 हो जाएगा। ये 14 वाला लेना पड़ेगा। तो ये बोथ आर आइसोटोन्स। क्लियर हो गया सारे। तो यहाँ एक शॉर्ट नोट्स बना हुआ, आप सारे इसको हम अलग से क्लास में अब और समझा देंगे डेफिनेशन। आप आज के टाइम में शॉर्ट नोट्स बनाना, अल्फा, बीटा, गामा, इन पे चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इनका मास क्या होता है। ठीक है, जब ये निकलते हैं, अल्फा निकलता है, अल्फा जब निकलता है तो चार्ज में +2 बढ़ जाता है, और मास में +4 का इंक्रीमेंट हो जाता है, होता है ना। मास में +4 का क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट। जब बीटा निकलता है तो चार्ज में माइनस चार्ज होता है, लेकिन +1 का इंक्रीमेंट होता है, मास एज इट इज रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। और गामा में चार्ज 0 और मास 0, वही इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, ये आपको अल्फा, बीटा, गामा का ये चीजें इफेक्ट दिखता है। ये कहाँ दिखेगा आपको, तो ये मेनली जो है वो कहाँ दिखेगा, ये दिखता आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में यही एलिमेंट निकलते हैं, और वहीं से जनरेट होता है हमारा क्या, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। ठीक है, ये मिलते हैं, बनते हैं आइसोडाइपर, आइसोमर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो ईस्टर। ऐसे बहुत सारे डिफिनेशन यहां से क्रिएट होते हैं। हमने आपको ये 3 अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप नोट्स बना के लिखो और एग्जाम्पल्स भी लिखो। दिस वन इज ए एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोन्स। ओके, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा भी होता है, डेल्टा और हम बाद में देखेंगे। ठीक है,